कोई होश नहीं है ना, वो डायग्राम में दिखना चाहिए। अगर बोला जाए स्टेप डाउन तो यहाँ टर्न्स ज्यादा रखना है, यहाँ पे कम रखना है। कैसे करोगे? मैं दूसरा केस आपके सामने लिख रहा हूं, केस 2। क्या होगा? अगर n1 ग्रेटर है n2 से, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है आपका n2 डिवाइडेड बाय n1 वो क्या मिलेगा? मिलेगा लेस देन 1। डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। अगर लेस देन 1 मिल रहा है, इसका मतलब अगर मैं v1 v2 के बारे में बात करूं तो क्या लिखूंगा? v2 इज लेस देन v1, यानी आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा इनपुट की तुलना में। जो वोल्टेज आपने इनपुट पे दिया है उससे कम वोल्टेज आपको आउटपुट पे मिलेगा, यानी ट्रांसफार्मर कैसा हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो स्टेप अप स्टेप डाउन आपको समझ में आता है इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। कहाँ टर्न्स ज्यादा रखने हैं, कहाँ पे कम रखने हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर है, इस तरीके से आप दोनों ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, ठीक है। और आगे बात करें, अच्छा एक और चीज यहाँ पे समझ में आती है कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर है मान लो, तो यहाँ तो वोल्टेज आप बढ़ा सक रहे हो, मतलब इसका मतलब अगर आपने किसी सोर्स से मान लो 10 वोल्ट का पोटेंशियल अगर जनरेट करा, तो हम तो चाहे तो 10 से 100 कर सकते हैं। वोल्टेज अगर हम बढ़ा पा रहे हैं इसका मतलब क्या? एनर्जी जनरेट हो रही है। वोल्टेज अगर बढ़ा पा रहे हैं मतलब एनर्जी बढ़ रही है। अब बोल रहे हैं वोल्टेज कम आ रहा है यार, पावर कम चल रहा है, वोल्टेज कम है, वोल्टेज बढ़ रहा है, इसका मतलब यही समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है आउटपुट पे, क्या इसका मतलब एनर्जी आप जनरेट कर रहे हो? तो उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, देखिए एक चीज पे ध्यान देंगे आप। यहाँ पे मैं ये इक्वेशन आपके सामने से हटा देता हूं, यहां लिख देते हैं, ठीक है। यहां पे इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, है ना, ट्रांसफार्मर में अगर कोई लॉस नहीं होगा तो क्या लिखोगे आप? यहां पे लिखोगे आउटपुट पावर जो आपको मिलने वाली है वो किसके बराबर होगी? इनपुट पावर के। कभी भी पावर चेंज नहीं होती है, जितना पावर आपने इनपुट पे दिया है उतना ही आपको आउटपुट पे मिलेगा, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। आइडियल के केस में बराबर लिख रहे हैं, प्रैक्टिकली बात करेंगे तो आउटपुट कम हो जाएगा इनपुट की तुलना में। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट पावर और इनपुट पावर क्या होगी? बराबर होगी। अगर मैं आउटपुट पावर की बात करूं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिकल टर्म्स में? VI, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। समझ पा रहे हैं बात को? तो क्या लिखोगे यहाँ पे? मैं आउटपुट पावर को लिख रहा हूं यहाँ पे V2I2, वोल्टेज इंटू करंट। इनपुट पावर को क्या लिखोगे? वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पे V1I1 होगा, वहां पे V2I2 होगा। समझ पा रहे हैं बात को? अब देखो अगर रेशो निकालोगे V2 अपॉन V1, ये V1 डिनोमिनेटर में आएगा इस तरफ, तो वहां क्या हो जाएगा? RHS में I1 अपॉन I2। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो स्टेप अप में V2 बड़ा है V1 से, देखो V2 बड़ा है V1 से, तो यहाँ I1 बड़ा हो जाएगा I2 से। मतलब वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो करंट कम हो जाएगी, कीपिंग द प्रोडक्ट ऑफ VI कांस्टेंट। अगर वोल्टेज बढ़ाया तो करंट कम हो जाएगी, पावर चेंज नहीं होगा। पावर का फॉर्मूला होता है VI। अगर V2 बढ़ गया इसका मतलब I2 को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने V2 को कम कर दिया स्टेप डाउन में, स्टेप डाउन में V2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। V2 कम होगा तो उसी रेशो में करंट क्या होगी? बढ़ जाएगी। V2 डिक्रीज हो रहा है मतलब I2 इंक्रीज हो जाएगा, कीपिंग द प्रोडक्ट। मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? इनपुट से आउटपुट पे वोल्टेज को बढ़ा रहा है लेकिन करंट को कम कर रहा है। स्टेप डाउन क्या करेगा? वोल्टेज कम करेगा लेकिन करंट बढ़ जाएगा। मतलब ट्रांसफार्मर किसी भी कंडीशन में पावर जनरेट नहीं करता है। अगर स्टेप अप है वोल्टेज बढ़ रहा है, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पावर बढ़ रही है, पावर क्या रहेगी? ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे करता है। अब मैंने पावर लिखा है, इसका मतलब एनर्जी लिखा है, समझ रहे हैं ना आप? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में जितना वर्क होगा, मतलब एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम। जितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम यहाँ पे है उतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम यहाँ पे मिलेगी, यानी आउटपुट और इनपुट पे एनर्जी क्या रहेगी?
सेम रहेगी। मतलब एनर्जी यहाँ पे वोल्टेज बढ़ने पर भी एनर्जी बढ़ नहीं रही है, क्योंकि करंट कम हो जाएगी और एनर्जी उतनी ही रहेगी जितनी इनपुट पे थी। समझ में आ रही बात? तो एनर्जी कंजर्वेशन को ये क्या करता है, ठीक। तो ये ट्रांसफार्मर आपके सामने है। अब एक टॉपिक इसका बचेगा, लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। कौन कौन से लॉस ट्रांसफार्मर में होते हैं, ठीक है। अपन चाहें तो इसको पूरा कर लेते हैं। क्या टाइम हो रहा है, देख के बताना जरा। जल्दी तो नहीं किसी को? अरे बोल दो। चलिए सुन लो यार, खत्म कर देते हैं। ये बात पूरी समझ में आती है आपको? ट्रांसफार्मर लॉसेस में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पे कॉपर लॉस, ठीक है। पहला लॉस कौन सा है, कॉपर। कॉपर का क्या है इसके अंदर, वाइंडिंग। अभी हमने बोला है कि वायर को कैसा लेना है, ठीक वायर लोगे तो कॉपर लॉस कम हो जाएगा। कॉपर लॉस मतलब लॉस ऑफ हीट, लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट, है ना। पतले वायर होंगे, हीट ज्यादा बनेगी, डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉपर लॉस होता है, इसको मिनिमाइज किया जाता है वायर को मोटा रखकर, ठीक है। दूसरा होता है आपका आयरन लॉस, ठीक है। आयरन लॉस को मैं यहाँ पे एडी करंट लॉस भी बोल सकता हूं। मुझे बताओ एडी करंट लॉस कहां पे होगा? अरे एडी करंट लॉस कहां पे होगा? कोर के अंदर। एडी करंट कहां बन रही है? कोर में। उसको कम करने के लिए हमने क्या किया, कोर के साथ स्लॉटेड कर दिया कोर को, ताकि इलेक्ट्रॉन्स एक स्लॉट से दूसरे में नहीं जा पाए। मतलब एडी करंट को मिनिमाइज कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते मूव करने के लिए तो कहीं पे भी मूव कर जाते, ज्यादा लंबा पाथ मिलता, मतलब करंट ज्यादा बनती। इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री रहेंगे, कहीं पे भी घूमेंगे तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो स्लॉटेड लेमिनेटेड करके हमने क्या किया, किसको कम किया, एडी करंट लॉस को कम किया, ठीक है। तीसरा होता है यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस। फिर ध्यान देंगे, ये टर्म जो है हिस्टेरेसिस, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ये हम पढ़ते अगर मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ते तो, लेकिन जरूरत यहाँ पे पड़ रही है इसकी, मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूं। देखो ये जो आपका कोर है कई का बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन का। अभी मैंने कहा है कि इसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होगी। इसकी पोलैरिटी चेंज होगी मतलब ये जो आपका सोलेनोइड है, इसके पोल्स बदलेंगे, ये नॉर्थ ये साउथ, कुछ समय बाद में ये नॉर्थ ये साउथ, फिर ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ। इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है मतलब ये जो कोर है, ये कोर के साथ में क्या होगा, इस कोर के साथ में बार बार ये प्रोसेस चलेगी। कौन सी प्रोसेस, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। आप लोग याद करो 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई थी। आयरन के ऊपर आपने कॉपर वाइंडिंग को लपेटा था और जब करंट फ्लो कराई थी तो वो आयरन किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। ये आयरन जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा अगर इस तरीके से हम कॉपर वाइंडिंग लपेट के करंट फ्लो करवाएंगे तो, ठीक है। अब इसके साथ में क्या हो रहा है, कोर के साथ एक बार ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो जिस तरीके से यहाँ मैग्नेटिज्म है सोलेनोइड के अंदर, वैसे ही आपका आयरन भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। आयरन का ये वाला पोल नॉर्थ और ये वाला क्या हो जाएगा, साउथ। कुछ समय बाद पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज। अब ये नॉर्थ से क्या हो चुका है, साउथ, और ये साउथ से क्या हो चुका है, नॉर्थ। अगर इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है मतलब जो आपका आयरन मैग्नेट की तरह काम कर रहा था उसकी पोलैरिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो बार बार ये आयरन का जो कोर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होकर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज। तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन से बार बार ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। और इस प्रोसेस में ये कोर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। कैसे हो रहा है मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, कोर के अंदर यहाँ पे डोमेन्स है। इस आयरन कोर के अंदर क्या है, मैग्नेटिक डोमेन से। अगर मैं नीडल के टर्म में बात करूं, आप याद करो हमने जब वो चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट 3, मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। अगर सारे मैग्नेट इस डायरेक्शन में अलाइन है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, उस समय ये वाला पोल नॉर्थ और इधर वाला क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। फिर ये अलाइनमेंट वापस चेंज होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर अलाइन उसको करना है मैग्नेटाइज, तो ये अलाइनमेंट इनका सबका कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। अब इस प्रोसेस में ये डोमेन सारे उस मटेरियल के अंदर घूमेंगे, और ये जब घूमेंगे तो अंदर क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। तो
उसको हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन की, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस। ठीक है, और हिस्टेरिसिस जब होता है तब क्या होता है? लॉस होता है हीट के फॉर्म में। ठीक है, इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हमने ये काहे का बनाया है? सॉफ्ट आयरन का। तो सॉफ्ट आयरन कोर लेने के पीछे दो कारण। पहला कारण कि सॉफ्ट आयरन क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक लाइंस उसके अंदर से चलेगी, पहला। और दूसरा कारण है कि सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है। ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। सॉफ्ट आयरन का हिस्टेरिसिस लॉस बहुत कम होता है, इस वजह से हमने सॉफ्ट आयरन को लिया। तो दो कारण समझ में आते हैं, पहला वो फेरोमैग्नेटिक है, फ्लक्स अंदर से जाएगा, दूसरा उसके अंदर लॉस क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये तीसरा लॉस है। फोर्थ हम बात कर रहे हैं फ्लक्स लीकेज। अभी हमने कहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्राइमरी का वही जाएगा सेकेंडरी पे, लेकिन ऐसा 100% होना तो पॉसिबल नहीं है। तो फ्लक्स लीकेज जो है वो कितनी परफेक्शन तरीके से आप उसमें कपलिंग कर रहे हैं, अभी हमने कपल के बारे में बात की थी। ठीक है, जितनी प्रॉपरली दोनों कॉइल आपस में कपल्ड होगी उतना ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स प्राइमरी का कहां पे लिंक होगा? सेकेंडरी। अगर कपलिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा? लीकेज होगा। तो यहाँ पे परफेक्ट मेथड अपनाई जाती है और इसीलिए कोर इस तरीके से बनाया जाता है कि एक ही लिंब के ऊपर प्राइमरी भी रहे और उसी के ऊपर सेकेंडरी भी रहे, जो अपन ने म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा है ना, कोएक्सियल कॉइल्स। उस तरीके से बनाया जाता है ट्रांसफार्मर को ताकि लीकेज कम से कम हो। तो कितनी टेक्नोलॉजी प्रॉपरली यूज की जा रही है, उसको यूज करके हम फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, और आखिरी लॉस जो है इसके अंदर, पांचवा, फिफ्थ वन, ठीक है, ये लॉस है आपका हमिंग नॉइज। आप याद करो, ठीक है, आप कभी ट्रांसफार्मर के पास से गुजरे होंगे तो वहां से ऐसे भंगड़े जैसी आवाज आती है, ऐसे करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, होता क्या है, ये जो मैंने हिस्टेरिसिस आपको बताया कि बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, इसमें वो आपके जो डोमेन्स है वो बार बार अलाइनमेंट होते हैं, उससे हीट जनरेट होती है, तो वो हीट जनरेट की वजह से हिस्टेरिसिस लॉस। लेकिन मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन जब बार बार हो रहा है तो उस दौरान आपका जो कोर है वो वाइब्रेट करता है। ये जो कोर जिसके ऊपर लगाया है ना, ये कोर क्या करता है? वाइब्रेट करता है। उस वाइब्रेशन की वजह से, जैसे मोबाइल फोन वाइब्रेट करता है और नॉइज पैदा होती है, ठीक है, आप टेबल पे रखोगे और वाइब्रेशन अगर कर रहा है तो की आवाज पैदा होती है उसमें, तो वाइब्रेशन की वजह से हमिंग नॉइज पैदा होता है। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि नॉइज अगर हो रहा है तो वो भी साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है, वो कहां से आ रहा होगा? जो एनर्जी आपने दी है उसी के फॉर्म पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमिंग नॉइज के फॉर्म में भी एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, इसीलिए कोर को एक ऑयल के अंदर डुबा के रखते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भरा जाता है, ऑयल को डुबा के रखते हैं, उसके अंदर पूरा जो आपका कोर है वो डुबा हुआ होता है ताकि हमिंग नॉइज क्या हो? कम पैदा हो, वाइब्रेशंस कम हो। ठीक है, तो ये 5 लॉसेस है आपके सामने। ठीक है, ये पांचों लॉसेस को आप नोट कर लो, इनके बारे में 2-2 लाइन जो मैंने बताई है वो आप लिख सकते हो, बुक के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 4th यूनिट का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जिसका सेकंड पार्ट।